गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 2 का 2.1। ठीक है ना। इसमें क्या है आपका, कल हमने जो वीडियो भेजा था उसमें आपको बताया था कि ये लेखांकन समीकरण है। लेखांकन समीकरण में दोनों पक्ष आपके बराबर होते हैं, संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष। तो हमने आपको पहले बता चुके थे कि संपत्ति कौन सी होती है, दायित्व कौन से होते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 लेखांकन समीकरण का प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेखांकन समीकरण को लिखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका फॉर्मेट या प्रारूप कैसा होता है, एक साइड लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी आप लेन देन कर रहे हो उनका ब्यौरा, और दूसरी साइड लिखते हैं असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मतलब संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। ठीक है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब आपने व्यापार शुरू किया है। कैसे किया है तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो हमारे पास व्यापार में नगद पैसा होता है वो हमारी संपत्ति है। तो हमने काय से व्यापार शुरू किया, कैश से, नगद पैसे से। इसको जब हम बिजनेस में लगा देते हैं तो वो हमारी कौन सी सब बन जाती है, पूंजी बन जाती है। ठीक है ना। तो कितने से हमने स्टार्ट किया था, 2 लाख रुपए से। तो हम दोनों साइड लिखते हैं, कैश के नीचे लिख दिया हमने 2 लाख रुपए और पूंजी के नीचे भी लिख दिया 2 लाख रुपए, क्योंकि कोई भी आपका नगद पैसा है, माल है, संपत्ति है, जब सबको बिजनेस में आप लगा देते हो, व्यापार में लगा देते हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है, पूंजी बन जाती है। ठीक है। फिर दूसरा था आपका परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, मतलब कि आपने नमन से नगद में माल को खरीदा। ठीक है ना। जो नमन है उससे आपने नगद माल क्रय किया। कितने का किया, देखो नाम भी दिया है और नगद शब्द भी दिया है। तो हम ये मानते हैं कि हमने माल जो खरीदा है वो कैसे खरीदा है, नगद खरीदा है। अगर केवल नाम अकेला लिखा होता तो हम ये मानते कि माल हमने उधार खरीदा है। ठीक है। तो हमने माल खरीदा है तो हमने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने माल को नगद खरीदा। कितने का माल खरीदा है हमने, 40,000 रुपये का। तो देखिए, अब आपके पास, आप जब कुछ खरीदने गए तो अपने साथ क्या लेकर आए, मैं माल खरीदने गई तो अपने साथ क्या लेकर आई, माल लेकर आई। मेरा जिस भी चीज़ का व्यापार है, कपड़ों का व्यापार है तो कपड़े वाला माल लेकर आई, किराने का व्यापार है तो किराना लेकर आई, है ना। तो मैं माल लेकर आई तो मेरे पास कौन सी संपत्ति आ गई, माल आ गया। तो माल को इंग्लिश में स्टॉक बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमने पहले यहाँ पर नहीं था, दूसरी बार में खरीदा है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो हमने कितने का माल खरीदा, हमने 40,000 रुपये का माल खरीदा। तो हमारे पास कौन सी संपत्ति आ गई, 40,000 रुपये का माल आ गया। अब माल तो आ गया, तो क्या माल ऐसे फ्री में ले आए, नहीं, नगद खरीदा है तो नगद पैसा देकर आए। तो आपके पास नगद पैसा कितने का था, 2 लाख रुपए का। इसमें से आप क्या दे आए, 40,000 रुपये दे आए। तभी तो माल, भाई अपन कपड़े वपड़े लेने जाएंगे तो पैसे दे के आते हैं और माल लेके आते हैं। तो हम 40,000 रुपये का पेमेंट करिए। तो 2 लाख में से 40,000 गए तो कितना बचा, 1,60,000 प्लस 40,000 रुपये का क्या आ गया आपके पास, माल हो गया। हिसाब बराबर है। आपने नया समीकरण, न्यू इक्वेशन बोलते हैं इसको। न्यू इक्वेशन का मतलब क्या होता है, नया समीकरण बनके आपका तैयार हो गया। इसको बोलते हैं हम न्यू इक्वेशन, NEWEQUATION, नया समीकरण। तो नया समीकरण कैसे कि हम 1,60,000 रुपये अब हमारे पास नगद बचा, और अगर हमारे पिताजी कहें कि भैया 2 लाख दिए थे तुम्हें 40 कहाँ गए, तो हम दिखा देंगे कि 40,000 रुपये का माल है। हमने व्यापार में कितने लगाए थे, 2 लाख रुपए लगाए थे, वो वैसे के वैसे ही है हमारे पास। ठीक है। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, 1,60,000, 40,000, 2 लाख, 2 लाख। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना। अब अगला क्या था आपका, सोल्ड गुड्स टू भानु। अब देखो सोल्ड गुड्स टू भानु आ गया,
मतलब कि भानु को आपने माल बेचा। भानु को माल बेचा इसका मतलब उधार बेचा। अगर लिखा होता भानु को नगद माल बेचा मतलब नगद बेचा। ठीक है, तो भानु को माल बेचा, कितने का माल बेचा? 10,000 रुपये का माल था, 12,000 रुपये में आपने भानु को बेचा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल माल कितने का है? 40,000 रुपये का है। 40,000 में से हम कितने का माल बेच रहे हैं? 10,000 रुपये का। भानु को बेचा तो 40,000 रुपये का माल था, 10,000 रुपये का उसमें से हम बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो 10,000 रुपये का जब हमने माल बेचा तो अब हमारे पास माल कितने का बचा? 10 में से 40 में से 10 का गया तो कितने का बचा? 30,000 रुपये का माल बचा। ठीक है ना, अब हम माल जब भी बेचते हैं, व्यापार करते हैं, तो जितनी हमारी लागत लगती है उसमें हम प्रॉफिट को, लाभ को शामिल करके बेचते हैं। तो 10,000 रुपये का माल था, 12,000 रुपये में बेचा है। क्या माल नगद बेचा है? नहीं बेचा। माल कैसा बेचा है? उधार बेचा है। अगर नगद बेचते तो हमारे पास 1,60,000 रुपये पहले से थे, 12,000 रुपये हमको और मिल जाते माल बेचने के। लेकिन अभी तो माल उधार बेचा है। जब हम माल को उधार बेचते हैं तो हमारी एक संपत्ति बढ़ जाती है, वो होते हैं देनदार, डेटर्स। ठीक है, वो हमारी संपत्ति होती है, क्योंकि 10,000 रुपये की हमको 12,000 रुपये मिल रहा है। तो हमारी एक और कौन सी संपत्ति बढ़ गई? देनदार बढ़ गए। कितने के बढ़ गए? 12,000 रुपये के देनदार बढ़ गए। ठीक है, जहाँ से शुरू से नहीं रहते वहाँ से हम 0 से शो कर देती है। ठीक है, अब कैश में कोई चेंज हुआ क्या? हमारे नगद में कोई चेंज नहीं हुआ। वो तो 1,60,000 रुपये का था है, 30,000 रुपये का माल बचा, 12,000 रुपये के देनदार हैं जो हमको कभी भी पैसा देकर जाएंगे। अब 10,000 रुपये का माल 12,000 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ? 2,000 रुपये का। तो हमारे व्यापार की पूंजी 2,000 रुपये से बढ़ गई। तो हमारे पास 2 लाख था तो 2,02,000 रुपये ये हो गया। ठीक है, फिर से हमारा न्यू इक्वेशन, नया समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए फिर कहा है ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब आपने एक और कौन सी संपत्ति खरीदी? फर्नीचर। तो आपकी एक और कौन सी संपत्ति बढ़ गई? फर्नीचर बढ़ गई। और वो भी आपने कैसे खरीदी है? फर्नीचर उधार में खरीदी है ना। यहाँ पे माल देखो आपने नगद में खरीदा था तो नगद में से माइनस कर दिया था। अब आपकी एक संपत्ति तो बढ़ गई, वो भी कौन सी? फर्नीचर। परंतु अब आपने फर्नीचर को उधार में खरीदा है। तो कितने का फर्नीचर खरीदा है आपने? 7,000 रुपये का। तो अब आपका देखो नगद पैसा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उधार खरीदा है। माल बेचा क्या? नहीं बेचा। कुछ पेमेंट मिला क्या? नहीं मिला। क्या खरीदा? 7,000 रुपये की एक और संपत्ति बढ़ गई जो थी आपकी फर्नीचर। अब यहाँ पे देखिए 1,60,000 रुपये तो वैसे का वैसे ही है, 30,000 रुपये भी वैसे ही का वैसे ही है, 12,000 रुपये का आपके देनदार हैं, 7,000 रुपये का आपका फर्नीचर है। ठीक है, ये कौन सा फिर से एक नया समीकरण तैयार हो रहा है। अब देखो आप फर्नीचर खरीद कर लाए हो, पैसा नहीं चुकाया आपने, लेकिन भाई कहीं उधार तो लिखवाया है। जब हम माल को उधार खरीदते हैं तो हमारी कौन सी दायित्व बढ़ जाता है? क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनको कभी ना कभी तो पैसे चुकाना पड़ेगा ना। हम उनके प्रति हमारा दायित्व है कि भाई उनका टाइम से पैसा चुकाएं, तो वो हमारे दायित्व हैं। कितने के क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे पास? 7,000 रुपये के। पूंजी में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, लेनदारों में बढ़ गए 7,000। तो हमारे पास 2,02,000 रुपये की पूंजी थी, 7,000 रुपये के लेनदार हो गए, 2,09,000। इस साइड देखते हैं हम, ये कितना हो गया? 1,90,000 रुपये। 1,90,000 में 10,000 और जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2,09,000। नया समीकरण क्या कहता है आपका? कि दोनों पक्ष बराबर हों तो LHS = RHS। बस इतना सा ध्यान में रखना है। जब माल को हम उधार खरीदते हैं तो हमारे लेनदार बढ़ जाते हैं, जब माल को हम उधार बेचते हैं तो हमारे देनदार बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर
पूछ सकते हैं। बाय।